Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. In this video, we are going to discuss about electromagnetic potentials. विद्युत चुंबकीय विभव. This is from second unit of paper Electrodynamics, Electromagnetic Waves and Relativity. Now, what is magnetic vector potential and scalar potential? और कंबाइंड में हम इनको कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स, विद्युत चुंबकीय विभव. मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस आर डेल डॉट डी इक्वल टू रो, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी. These equations are differential form. This one is Gauss law in electrostatics, Gauss law in magnetostatics, Faraday's law of electromagnetic induction, and fourth one is Maxwell modified form of Ampere's law. Now from equation 1b, डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कोई भी वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस जीरो है तो वो वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर होता है सोलेनोइडल, परिनालकीय होता है. एंड वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो. ये वेक्टर आइडेंटिटी है सदिश सर्वसमीका, जिसका आपको ध्यान रखना है. कोई भी सदिश है उसके कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है. तो B को भी हम इसी प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको किसी के कर्ल के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि उस वेक्टर के कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो है. तो B को हम लिख सकते हैं कर्ल A, यानी डेल क्रॉस A, वेयर A इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, विद्युत चुंबकीय सदिश विभव, या सिंपली मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, चुंबकीय सदिश विभव कहते हैं. क्योंकि B की जगह यहाँ अगर हम डेल क्रॉस A रखते हैं तो A के कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है हमेशा, सदैव. इसलिए B का मान हम ये डेल क्रॉस A लिख सकते हैं. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ B फ्रॉम 2 in 1c. B का मान डेल क्रॉस A था, उसको 1c में रखते हैं. फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो B की जगह डेल क्रॉस A रख दिया. डेल बाई डेल टी अंदर ले लेंगे तो A पर ऑपरेट हो जाएगा डेल्टा A बाई डेल्टा टी. फिर यहाँ पे भी डेल क्रॉस है, यहाँ पे भी डेल क्रॉस है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और डेल क्रॉस कॉमन ले लेंगे तो E प्लस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी. दिस इम्प्लाइज दैट द वेक्टर E प्लस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी हैज जीरो कर्ल, यानी इस वेक्टर का कर्ल क्या है? जीरो है. डेट इज दिस वेक्टर इज इर्रोटेशनल, यानी किसी वेक्टर का कर्ल जीरो होता है तो वो इर्रोटेशनल होता है, और किसी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस जीरो होता है तो वो सोलेनोइडल होता है. अब यहाँ पे भी एक सदिश सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे. एंड वी नो दैट द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, यानी कोई भी अदिश फलन है उसके ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो होता है. तो यहाँ जो ये वेक्टर है दोनों को मिलाकर, इसको हम किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि उस स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट का कर्ल जीरो है तो इसको हम उस रूप में लिख सकते हैं. हेंस द वेक्टर दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, दैट इज ये बराबर डेल एस, यानी ग्रेडियंट ऑफ एस. एस को स्केलर फंक्शन है, लेकिन यहाँ जो मान लागू होता है और इक्विवेलेंटली इन कन्वेंशनल फॉर्म, चिरसम्मत रूप से, चिर परिचित रूप से जो मान सही में यहाँ लागू होता है वो माइनस डेल फाई होता है, यानी माइनस साइन और आता है. इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगी, तो E का मान भी ये आ जाएगा. जिस प्रकार B का मान A के रूप में आया था उसी प्रकार E का मान A और फाई के रूप में प्राप्त हुआ है.
वेयर फाई इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, विद्युत चुंबकीय अदिश विभव कहलाता है, या सिंपली स्केलर पोटेंशियल। इक्वेशन 2 and 3 express electromagnetic field vectors E and B in terms of electromagnetic scalar and vector potential phi and A। यानी एक तो था B का मान डेल क्रॉस है, और एक E की इक्वेशन हमने अभी ज्ञात की थी, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T माइनस डेल फाई। तो A और फाई के रूप में E और B के मान हम उनसे ज्ञात कर सकते हैं। दो इक्वेशन हमने काम में ले ली, मैक्सवेल इक्वेशन। अब जो रिमेनिंग टू इक्वेशन है उनका उपयोग करते हैं, उसमें ए और फाई लाने का प्रयास करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1D वी है फोर्थ जो इक्वेशन है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, यूजिंग डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई एंड बी इज इक्वल टू म्यू एच। वी गेट लीनियर मीडियम के लिए, रेखीय माध्यम के लिए ये रिलेशन होता है, जहाँ ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और म्यू है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो डी का मान भी रख दिया एप्सिलॉन ई, और इसकी जगह हमने रख दिया एच, बी एच की जगह बी अपॉन म्यू, और म्यू को राइट हैंड साइड में लेके आ गए तो दोनों के साथ इसका गुणा हो गया, तो म्यू जे म्यू एप्सिलॉन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। अब वही जो E और B की इक्वेशन आई थी और A और फाई के रूप में, तो उन दोनों B और E का मान यहाँ रखेंगे, तो 2 और 3 से B और E का मान रख दो, तो B का मान तो डेल क्रॉस A है और E का मान ये है। फिर डेल क्रॉस A, अब अपन वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग करेंगे सदिश और समीका का, तो इसका मान होता है डेल डॉट A माइनस डेल स्क्वायर A इज इक्वल टू म्यू जे। अब डेल बाई डेल टी को दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो डेल बाई डेल टी इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मान हमें प्राप्त होगा। अब जो इक्वेशन प्राप्त हुई है ए और फाई में, उसमें पदों को अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। ए वाला हमने अलग ले लिया, और ये डेल करके एक टर्म ले ली हमने, डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये पद का विशेष महत्व है, आगे हम देखेंगे। और माइनस म्यू जे को इधर लेके आएंगे तो माइनस म्यू जे हो जाएगा। तो ये फोर्थ इक्वेशन से आ गई ए और फाई के रूप में। अब हम फर्स्ट इक्वेशन बची है, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन 1 है, इन टर्म्स ऑफ ई टेक्स द फॉर्म डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये फर्स्ट है, वहाँ हमने डेल डॉट डी इक्वल टू रो था, डी का मान हमने एप्सिलॉन ई रख दिया, और एप्सिलॉन स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम इससे बाहर ले सकते हैं, तो इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ ई का मान रख दें तो इस प्रकार आ जाएगा। डेल डॉट अलग अलग कर लें, डेल्टा बाई डेल्टा टी और डेल को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो डेल डॉट ए, और यहाँ डेल डॉट डेल फाई, और माइनस साइन को उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। अब इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन 5 की तरह बनाना चाहते हैं, ये इसके जैसी दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें म्यू एप्सिलॉन डेल्टा स्क्वायर फाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर ऐड करेंगे इसमें, और इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको रीअरेंज भी कर देंगे, तो ये इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 5 की तरह दिख रही है। ये टर्म यहाँ पे भी हमने अलग ले ली। अब ये इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है, इक्वेशंस 5 and 6 रिप्रेजेंट 2 इनहोमोजेनियस वेव इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ए एंड फाई इन प्लेस ऑफ 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। तो 4 जो मैक्सवेल इक्वेशन थी, उन मैक्सवेल इक्वेशन के स्थान पर हमें ये 2 असमांगी तरंग समीकरणें प्राप्त होती है, इनहोमोजेनियस वेव इक्वेशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ए और फाई के रूप में है। तो चारों को इन 2 इक्वेशन के रूप में हमने बदल दिया है। These 2 equations contain A and phi
कपल्ड विथ ईच अदर, यानी इस इक्वेशन में ए और फाई है, इस इक्वेशन में भी ए और फाई है, तो कपलिंग हो रही है ए और फाई, यानी ए की इक्वेशन अकेली हमें प्राप्त नहीं हो रही है, इसी तरह फाई की इक्वेशन भी हमें अकेली प्राप्त नहीं हो रही है, यानी ए के साथ फाई आ रहा है और फाई के साथ ए आ रहा है, तो कपलिंग हो रही है, तो इस कपलिंग को दूर करना है। दीज इनहोमोजेनियस वेव इक्वेशन कैन बी अनकपल्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट ए एंड फाई आर आर्बिट्रेरी। अब इन दोनों इक्वेशंस में से, इनहोमोजेनियस वेव इक्वेशंस में से ए और फाई को अलग अलग करना है, यानी उनको अनकपल करना है, अयुग्मित करना है, यानी एक इक्वेशन केवल ए के रूप में प्राप्त हो हमें और दूसरी इक्वेशन केवल फाई के रूप में प्राप्त हो। तो ये अनकपलिंग कैसे की जा सकती है? इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट काम में लेंगे कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ए और फाई जो है वो आर्बिट्रेरी है, स्वेच्छ है, इसलिए हम इसको अनकपलिंग कर सकते हैं। जनरली ए एंड फाई आर चूजन सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ए और फाई का चुनाव हम इस प्रकार करते हैं कि वो नीचे दिए गए प्रतिबंध का पालन करते हैं, यानी डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब इसमें डेल डॉट ए जो है डाइवर्जेंस ऑफ ए है, ये आर्बिट्रेरी होता है, स्वेच्छ होता है, इसका मान हम किसी भी प्रकार चुन सकते हैं। तो हमने इसका मान इस प्रकार चूज किया कि इसको जब इस टर्म से ऐड करें तो इसका मान 0 प्राप्त हो। दिस कंडीशन इज नॉन एज लोरेंट्ज कंडीशन। लोरेंट्ज प्रतिबंध कहलाता है ये, यानी ये लोरेंट्ज प्रतिबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये ए आर्बिट्रेरी होता है, यानी डेल डॉट ए भी आर्बिट्रेरी होता है, स्वेच्छ होता है, उसका चुनाव हमने इस प्रकार किया कि इसका सम जब इस टर्म से करें तो इसका मान 0 हो। तो ये कंडीशन लें, देन द इक्वेशंस 5 and 6 फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल बिकम, तो उसमें जो ये टर्म है उसमें 0 रख देंगे, तो ये बराबर म्यू जे हो जाएगा और ये बराबर हो। अब ये इक्वेशन केवल ए के रूप में है और ये इक्वेशन केवल फाई के रूप में है, साथ में ये प्रतिबंध भी लागू है। इफ ए एंड फाई सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस, यदि ए और फाई इन इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, देन द फील्ड्स डिटरमाइंड बाय इक्वेशंस 2 and 3 सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशंस। तो 2 और 3 से जो ए और फाई के मान ज्ञात होंगे वो मैक्सवेल इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे। अब ये जो 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 7, 8 and 9 फॉर्म ए सेट ऑफ इक्वेशंस, यह एक समीकरणों का समुच्चय बनाते हैं, इक्विवेलेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स टू मैक्सवेल्स इक्वेशन। जो मैक्सवेल्स की जो समीकरण है उनसे सभी तरह से समतुल्य होती है, सभी प्रकार से समतुल्य होती है। तो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, चारों मैक्सवेल्स इक्वेशंस में से हमने 2 इक्वेशंस को लेकर ई और बी के इस प्रकार मान प्राप्त किए कि वो 2 पोटेंशियल्स पर डिपेंड करते हैं, ए और फाई। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 इक्वेशंस थी उससे हमने 2 इक्वेशन प्राप्त की ए और फाई के रूप में, जो कि कपल्ड थी ए और फाई के रूप में। फिर हमने एक कंडीशन ली, डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0, जिसको हम लोरेंट्ज कंडीशन कहते हैं। इसको जब 0 लिया तो हमने उन ए और फाई को अनकपल कर दिया, तो ये इक्वेशन केवल ए के रूप में है और ये इक्वेशन केवल फाई के रूप में। तो तीनों इक्वेशन जो है इक्विवेलेंट टू मैक्सवेल इक्वेशन, यानी चारों मैक्सवेल इक्वेशन के स्थान पर हमें जो 3 इक्वेशन प्राप्त हुई ए और फाई के रूप में। थैंक यू।